हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्लास 10th साइंस का स्पेशली फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूं आपके लिए, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम उसका ऑलमोस्ट 50% चैप्टर कवर करेंगे, यानी पार्ट 1, जिसके अंदर जो डिस्कशन रहेगा वो ह्यूमन आई, उसके वेरियस पार्ट्स, उसके फंक्शंस, प्लस ह्यूमन आई से रिलेटेड जो वेरियस डिफेक्ट्स है और उनको कैसे करेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर बहुत ही इजी सिंपल चैप्टर है। बात करें क्वेश्चंस की, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर क्वेश्चन थियोरेटिकल प्लस डायग्राम बेस्ड रहते हैं, प्लस कॉन्सेप्चुअल हैं। हाँ, न्यूमेरिकल की बात करें तो दो ही टॉपिक हैं जिसपे न्यूमेरिकल बन सकता है। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। बात करें सिलेबस की, तो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई के अंदर लेंस की स्पेशल बात करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है और उनको करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंस हम पीछे वाले चैप्टर में जो है लाइट वाला उसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है ये इतना जो पार्ट है हम फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, यानी इस वीडियो के अंदर। और जो बाकी पेंडिंग पार्ट है जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है, डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट है, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है अबाउट ह्यूमन आई। सो आपको बता दें, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता होगा देयर आर टोटल ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनमें हमारी ह्यूमन आई, हमारा जो टंग है टेस्ट के लिए, हमारी जो स्किन है, हमारे जो ईयर है और हमारे जो नोज है। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स का काम होता है कि ये आउटर वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन बिठाता है। इट मीन हम हमारे सराउंडिंग में कुछ भी अगर होता है तो वो इन 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम पता लगाते हैं। इन सभी सेंस ऑर्गन के अंदर आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स होती हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो ह्यूमन आई उनमें से सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जिसकी हेल्प से हम अपने अराउंड का जो कलरफुल वर्ल्ड है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रीशियस गिफ्ट भी है जो हमें गॉड ने दिया है भाई, इंसानों को जो मिला है। हालांकि बहुत सारे अदर एनिमल्स के पास भी है, ये ऑलमोस्ट सबके पास है। ठीक है, सो आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि अगर ह्यूमन आई प्रॉपर काम नहीं कर रही तो वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, वो जिंदा रह सकता है, बट लेकिन इसके एड ऑन होने से तो वो इजीली हर एक चीज को देख सकता है। और ये आई थिंक सो सबसे बेस्ट गिफ्ट है ह्यूमन को या मैनकाइंड को। हमारा ह्यूमन आई है वो एक कैमरा की तरह काम करता है, लेकिन कुछ सर्टेन डिफरेंस है कैमराज में और ह्यूमन आई में। आपको शायद पता होगा, कैमरा के अंदर जो लेंस लगा होता है वो प्लास्टिक का होता है जनरली, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो फाइबर से बना होता है, प्रोटीनस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका फोकल लेंथ भी कम ज्यादा हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। कैमराज परमानेंट फोटोज क्लिक करता है, और ह्यूमन आई जो है वो परमानेंट तो नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ मेमोरीज हमारे ब्रेन में एज अ परमानेंसी जो है वो रह सकती हैं। बट अदरवाइज हमारे आई में 1 सेकेंड के 16th पार्ट तक ही इमेज रहती है। ये सब चीजें भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ह्यूमन आई का जो साइज है बच्चे, वो जब तक बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो मरता नहीं है, यानी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, ह्यूमन आई का जो साइज है वो सेम रहता है। इसलिए किसी भी एज में पर्सन अपनी आई को डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या है। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 डायग्राम। इस डायग्राम में आप इसका सिंपल जो है आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और ये फ्रंट साइड है ह्यूमन आई की, फ्रंट पोर्शन जो है। सबसे पहले अगर आपको पता होगा ह्यूमन आई का, तो हमारे वो जो हेड है, हमारा जो सिर है, उसके फ्रंट पार्ट में आप बोल सकते हो जो हमारा स्कल है उसके अंदर है, और पेयर होता है, 2 आईज होती हैं, ये भी सबको पता है। शेप की बात करें तो ह्यूमन आई एक बॉल की शेप का है, तो इसलिए इसको जनरली आई बॉल बोल देते हैं। इसका शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट, या आप रफली इसको स्फेरिकल बोल सकते हैं। और स्फीयर, अगर मान लीजिए ये ह्यूमन आई एक स्फीयर के शेप का है, तो उसका ये जो डायमीटर है बच्चे, ये अप्रोक्सीमेटली 2.3 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक ऑन एन एवरेज वैल्यू है, ह्यूमन आई टू ह्यूमन आई वेरी करता है, तो ये एक एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, तो बच्चों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है कि हम ह्यूमन आई को ड्रॉ कैसे करें। तो मैं आपको ह्यूमन आई को ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक रफली स्फीयर बना लेना है बच्चों। ठीक है, तो आप रफ बना सकते हैं, इसमें तो चलो मैंने एग्जैक्ट बना लिया। फिर क्या करना है, इसके जैसा एक और स्फीयर बनाना है, लेकिन इससे थोड़े से बड़े साइज का बनाना है।
ठीक है, आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। अब बच्चे क्या काम कीजिए, आपने जैसे ये स्फीयर बना लिया, इसका जो फ्रंट पार्ट है देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है, इरेजर से आप इसको इरेज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज कर लिया, और यहाँ पर ये जो बैक वाला पार्ट है बच्चों, इसको जो हाफ पार्ट है उससे थोड़ा सा नीचे इरेज कर लिया इस चीज को। ठीक है, ये आपने पार्ट कर लेना है, और बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर जैसे आपने यहाँ इरेज किया, यहाँ पर भी थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, और इसको यहाँ से भी थोड़ा सा इरेज कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक सो बहुत इजी पार्ट है ये वाला। उसके बाद क्या कीजिए बच्चे, इस पार्ट को ऐसे ऊपर की तरफ कर्व कर दीजिए, इसको भी नीचे की तरफ कर्व कर दीजिए, और यहाँ से ये लाइन बना लीजिए, और यहाँ से आप ये लाइन बना लीजिए, और ये वाली लाइन जो है जैसे मैंने मोर देन हाफ किया, इसको इधर ले जाइए, और इस लाइन को आप इधर ले जाइए। ठीक है, एक काम कीजिए, और एक स्फीयर या सर्कल आप और बना लीजिए जो बिल्कुल अंदर वाली तरफ आपको बनाना है। ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा सा इसके बराबर सा बना दीजिए ये वाला, उसका फ्रंट पार्ट भी आपने क्या कर देना है, इरेज कर देना है यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से। अब आपको पता है कि भाई हमारे आईज में एक लेंस होता है जिसको आई लेंस बोलते हैं, तो वो जनरली यहाँ पर होता है आई लेंस हमारा। ठीक है, उस आई लेंस को हालांकि सिलेरी मसल्स भी होल्ड करके रखती है, तो ये मैंने आई लेंस बना दिया। ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए मसल्स होती हैं जिनको सिलेरी मसल्स बोलते हैं, जो यहीं से कनेक्टेड होती हैं। तो ये आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका रफ डायग्राम बन गया ह्यूमन आई का। देखिए बहुत इजी है डायग्राम बनाना, हालांकि इसके अंदर लिक्विड विक्विड और बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके 1 बाय 1 पार्ट्स को भी समझते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी ह्यूमन आई का डायग्राम बन गया। चलिए इसके पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं, 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को डिस्कस कर ही लेते हैं बच्चे। आईबॉल का शेप आपको पता है, स्फेरिकल शेप है। इसके जो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो सबसे पहले ये वाली लेयर जो है इसको सेक्लियोटिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, सेक्लियोटिक लेयर बोल देते हैं, ये सबसे मेन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, आगे सबके फंक्शन नेक्स्ट पेजेस पे मिल जाएंगे। ये आपकी डार्क कलर की होती है। सबसे फ्रंट साइड में देखें, ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, या फिर यहाँ भी देख सकते हो, इस लेयर को, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है जहां से लाइट सबसे पहले आई में एंटर करती है, इसको कोर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्निया बोलते हैं। सेक्लियोटिक लेयर के बाद जो दूसरे नंबर की लेयर है, हालांकि इसमें नहीं दिखा रखा, ये वाली लेयर जो है, ये इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कोरोइड। ये सेकेंड लेयर है। और सबसे जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली सबसे अंदर, ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, इसको रेटिना बोला जाता है। ये वाला हमारा लेंस है, इसको क्रिस्टलाइन लेंस क्यों बोला? क्योंकि क्रिस्टल जैसा दिखता है। ये एक्चुअल में नेचर वाइज देखें तो कॉन्वेक्स लेंस है दोनों तरफ से, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं इसको। जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना है, शेप इसका कम ज्यादा हो सकता है, थिक थिन बना सकते हैं, क्यों वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ये जो मसल्स हैं जिसने होल्ड कर रखा है आई लेंस को, इसको सिलेरी मसल्स बोलते हैं। इसका जो फ्रंट जो पार्ट है अपर्चर जैसा आप देख सकते हो, इसको आइरिस बोलते हैं। ह्यूमन आई में जो कलर है वो आइरिस की वजह से होता है। अगर आप साइड डायग्राम में देखें तो आप देखोगे इस पर्सन की आइज ब्लू है, तो ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है एक्चुअल में आइरिस ही है। ठीक है, अच्छा, आइरिस की वजह से इतना सारा पार्ट जो है वो बच जाता है जिसके थ्रू लाइट अंदर एंटर करेगी, इसको प्यूपिल बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर ये जो ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो ह्यूमन आई के अंदर फ्रंट पोर्शन डायग्राम से, तो ये जो ब्लैक कलर की डॉट होती है इसको प्यूपिल ही बोला जाता है। ठीक है, इसके आगे की तरफ एक यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, पीछे की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। हालांकि रेटिना पे 1-2 पॉइंट्स होते हैं, येलो पॉइंट या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और ये पीछे जो नर्व सेल्स का जो बंडल यहाँ से जाता है उसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। अब इनको 1 बाय 1 समझते हैं हर एक पार्ट को। सबसे पहला देखें सेक्लियोटिक लेयर, यहाँ इस डायग्राम में देखें तो मैं यहाँ आपको नंबर वाइज बना के दिखा देता हूँ ताकि आप इसको कनेक्ट कर लें। तो ये नंबर 1 सेक्लियोटिक लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग है आईबॉल की। ठीक है, डार्क कलर की जनरली ये होती है, प्रोटेक्टिव नेचर है इसका। ठीक है, ये टफ है, ओपेक बोल दिया डार्क कलर की। ठीक है, व्हाइट सब्सटेंस इसके अंदर भरा होता है, इसको व्हाइट पार्ट ऑफ आईबॉल भी बोल देते हैं। इसका जो काम है वो शेप को मेंटेन करता है, आई के शेप को मेंटेन करने का काम इसी के पास होता है। ठीक है, दूसरा है कोरोइड। कहाँ है इस डायग्राम में? मैं आपको इसके बाद वाली जो लेयर है इसको बोलूं तो बच्चों ये कोरोइड है। ये इनर लेयर है आईबॉल की जिसको कोरोइड लेयर बोलते हैं। इसका काम क्या है? ब्लैक कलर की है, इंटरनल रिफ्लेक्शन,
जब लाइट आईज के अंदर यहाँ से एंटर करती है वो बार बार रिफ्लेक्ट ना हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एक्स्ट्रा लाइट को, इसलिए इस तरह से ये आई को हेल्प करती है, रेटिना को प्रॉपर इमेज बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव पार्ट जो है रेटिना है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी इसके पास है। इवन रेटिना को जो न्यूट्रिशन है वो भी यही प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे आता है बेटा सबसे फ्रंट वाला पार्ट जिसको कॉर्निया बोला हमने, ये आप देख सकते हो, ये हमारा 3 नंबर पार्ट। अब ये पार्ट भी दिखा सकते हो डायग्राम में, ये भी आपका कॉर्निया ही है। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो बाहर की तरफ निकली हुई है आई बॉल पे। ठीक है, लाइट सबसे पहले इसी में एंटर करती है, ये ध्यान रखना। ह्यूमन आई के अंदर जब लाइट एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। ठीक है, ये काफी थिन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके आगे कॉर्निया के आगे मतलब कॉर्निया भी कवर होता है, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा आई फ्लू का एक ट्रेंड चला था, जनरली वो इसमें इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें कॉर्निया के फंक्शन की, ये आई को प्रोटेक्ट करता है आउटर चीजों से, और लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होती है सबसे पहले वो कॉर्निया के थ्रू होती है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, आईज में, कॉर्निया में होता है, क्योंकि लाइट कॉर्निया से एंटर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिर आता है आपका फोर्थ पार्ट आइरिस। अगर मैं प्रीवियस डायग्राम के अंदर बात करूं तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो फ्रंट वाला, या फिर ये जो पार्ट देख रहे हो, ये आपका आइरिस वाला पार्ट रहता है। और अगर आप फ्रंट डायग्राम से देखो तो ये जो ब्लू कलर, देखो हर एक का ब्लू नहीं होता, जनरली ब्लैक और ब्राउन सबसे ज्यादा वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में हेरिडिटी पे डिपेंड करता है आइरिस का कलर। सो बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, ठीक है, हमारे पास एक मस्कुलर कलर्ड डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है, कलर्ड होता है, जिसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है, आई का कलर जो होता है वो इसी की वजह से होता है, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आइरिस के। ठीक है, आइरिस जो है एक तो आंखों को बहुत अच्छा जो है आपको कलर देता है, या बोलो कि आइज की जो ब्यूटी है वो इसकी वजह से होती है। दूसरा, जो प्यूपिल का साइज है, प्यूपिल होता क्या है बच्चों ध्यान से सुनना, इस आइरिस का काम एक कर्टन की तरह है। अब कर्टन जब खुल जाएगा तो इतनी सी जगह में लाइट अंदर एंटर कर पाएगी। आप जो ब्लू कलर में डार्क कर रहा हूं आप देख पा रहे हो, तो इतने से पार्ट में लाइट अंदर एंटर करेगी। तो एक्चुअल में आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और फर्दर प्यूपिल डिसाइड कर रहा है कि लाइट अंदर कितनी जाएगी। तो इनडायरेक्टली बोलो तो लाइट अंदर कितनी जाएगी इसका मेन काम आइरिस के अंडर है। आइरिस, लेकिन आपके एग्जाम में आए तो आइरिस का फंक्शन क्या है, अब लिखोगे आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, वो प्यूपिल के साइज को करता है रेगुलेट। अब प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करने से क्या होगा, इससे लाइट कितनी अंदर एंटर करेगी, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली जब इंटेंसिटी लाइट की कम होती है, बाहर बहुत कम रोशनी होती है, तो प्यूपिल जो है वो क्या करता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, डायलेट हो जाता है, काफी बड़ा सर्कल बन जाता है ये बीच वाला, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंदर लाइट एंटर करे। और वहीं अगर हम कहीं हाई इंटेंसिटी वाली जगह पे हैं जहां लाइट बहुत ज्यादा है, तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, वो कॉन्टेक्ट हो जाता है। करता कौन है ये काम, ये आइरिस करवाता है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं प्यूपिल और आइरिस के फंक्शंस में, तो प्यूपिल को काम आइरिस ही करवाता है, प्यूपिल का जो फंक्शन है वो आइरिस की वजह से ही होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। प्यूपिल, देखिए प्यूपिल एक वेरिएबल अपर्चर है, क्योंकि इसका साइज कम ज्यादा होता है, ये आइरिस के सेंटर पे होता है, और इसके साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है, प्यूपिल कर रहा है। फंक्शन अभी अभी बताया कि लाइट कितनी एंटर करेगी आई पे, ये डिपेंड करता है प्यूपिल पे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप जनरली किसी भी टॉर्च लाइट या मोबाइल की फ्लैश लाइट को जब अपनी आईज के पास लेके जाओगे, तो अपनी आई में आप जो छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट देखते हो बिल्कुल सेंटर में, जिसको प्यूपिल बोलते हैं, आप देखोगे जैसे ही मोबाइल की आप फ्लैश लाइट पास ला रहे हो तो उसका जो साइज है कम हो रहा है, और जैसे आप उसको दूर लेके जाओगे आई से, उसका साइज वापस से बड़ा हो जाएगा। इट मीन कैसे, आप देखो मोबाइल फोन से जो लाइट आ रही है उसकी जब इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्यूपिल का साइज कम कर दिया, जब वो दूर चला गया तो वापस से नॉर्मल हो गया। देन आते हैं 6 पॉइंट आई लेंस। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये बिल्कुल बीच में आपको दिख रहा है, क्रिस्टलाइन लेंस बोल दिया, आई लेंस बोल दिया। ये भी काफी सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन आई का। ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीनस मटेरियल से बना होता है। मीन्स अगर आप उसके नेचर वाइज बात करें तो वो बच्चे प्रोटीन से बना है, और लाइट अंदर आर पार जा सकती है इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। जेली लाइक भी इसलिए बोला क्योंकि इसका शेप है वो जेली जैसा है, और ये इजीली चेंज हो सकता है। ठीक है, तो शेप ऑफ लेंस जो है वो चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हम उसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। कौन करवाता है, ये सिलेरी मसल्स ये काम करेंगे, अपने आप ये आई लेंस ऐसा नहीं करता। अब क्वेश्चन आता है कि इसको फ्लेक्सिबल या जेली लाइक होने की जरूरत ही क्या है।
तो शायद आपको पता होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करूं, तो अगर आप देखो मुझे एक लेंस गिवन हो तो उसके आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो डिफरेंट जगह पे इमेजेस बनाते हैं। तो जनरली लेंस जो होते हैं वो फिक्स शेप के होते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते ही इमेज का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। बट ह्यूमन आई में कुछ अलग कहानी है। ह्यूमन आई में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी आई से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, लेकिन इमेज को हर बार कहाँ पर बनना होता है बेटा, रेटिना पे ही बनना होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है जिसको हम जनरली वी लिखते हैं बच्चों, वो फिक्स है। वो क्या है, वो फोकल लेंथ है, किसकी, हमारे लेंस की। ठीक है, वो जनरली फिक्स है, हमारे रेटिना पे बननी बनी इमेज है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, तो हर बार इमेज जो है वो रेटिना पे कैसे बनेगी, ये तभी पॉसिबल है जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि ह्यूमन आई में भाई ये चीज तो जो है इसको कर दिया फिक्स, अब ये जो चीज है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट को एडजस्ट करने के लिए फोकल लेंथ को भी चेंज करना पड़ेगा। और इस फोकल लेंथ को चेंज किया जाता है, कौन चेंज करता है, इसको चेंज करती है सिलेरी मसल्स। ठीक है, आई थिंक तो थोड़ा सा समझ आ गया होगा तुम्हें। फंक्शन यहाँ दे रखा है, लाइट एंटर करती है, उसको फोकस करना बिल्कुल भाई किसके ऊपर, रेटिना पे करना, ताकि उसकी एक रियल इमेज बन सके और इन्वर्टेड इमेज बने। भाई रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, बाद में जब ब्रेन तक उस मैसेज को पहुंचाया जाता है, ब्रेन तक जाके वो इमेज सीधी बन जाती है। ठीक है, रेटिना लेंस के पीछे होता है, बिल्कुल बिहाइंड आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेरी मसल्स की। तो आपको पता है कि जो ह्यूमन आई का क्रिस्टलाइन लेंस है जिसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है, तो उसको पहले तो होल्ड कौन करता है, दूसरा उसके शेप को चेंज कौन करता है, तो ये सारा काम है सिलेरी मसल्स का। तो ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सस्पेंसरी लिगामेंट्स रहते हैं जिनका काम है आई लेंस को उसकी पोजीशन पे रखना, होल्ड करना। ठीक है, प्लस शेप चेंज करना। अभी फंक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है सिलेरी मसल्स का। देखें, जो कर्वेचर है या बोलो शेप या बोलो फोकल लेंथ जो हमारे आई लेंस का है, ये एडजस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल। अब अगर सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं उस केस में जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये होता है तब जब हमें दूर का देखना होता है। इस केस में जो आई लेंस होता है जनरली बच्चों वो आपका थिन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इस काम को करने के लिए जब सिलेरी मसल रिलैक्स होती हैं तो कोई ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, आप इजिली दूर की चीजें देख सकते हैं। बट जब हमें पास का देखना होता है तो उस टाइम जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है ताकि हम पास का देख पाएं। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जब आईज को थोड़ा सा स्ट्रेन होता है। देखो, दूर देखने की बात आए, जब सिलेरी मसल रिलैक्स है तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं ऑन एन एवरेज। एक अगर ह्यूमन आई की मैं बात करूं तो वो ज्यादा दूर से दूर इस केस में अप टू इन्फिनिटी देख सकता है, अप टू इन्फिनिटी, अगर उसका विजन ठीक है तो। लेकिन वहीं पास देखने की बात करें तो आपको पता है सिलेरी मसल्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, ज्यादा देर कॉन्टेक्ट करने से जो है पेन स्टार्ट हो जाएगा और हम प्रॉपरली चीज को नहीं देख पाते। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। इसकी लिमिट क्या होती है कि हमारे आई से अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वहां या उसके बाद वाला हम थोड़ा इजीली देखें, 25 सेंटीमीटर से कम होते ही हम इतना पास देखने लग जाते हैं कि सिलेरी मसल्स को काफी कांटेक्ट करना पड़ता है, जिससे आईज में पेन या स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट, इसको हम बाद में एक नाम देंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और आपको बता दूं सिलेरी मसल की हेल्प से ही हमारी आई की एक पावर ऑफ अकोमोडेशन आ गया कि वो दूर 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये जो विजन है, ये जो हमारी विजन की रेंज है, ये इसी वजह से है, ये सिलेरी मसल के एक्शन और हमारे जो लेंस है उसके शेप चेंज करने की एबिलिटी की वजह से है। देन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अगेन, रेटिना। तो आपको पता होगा हमारे ह्यूमन आई का सबसे जो इनर लेयर है ये वाला बच्चों, ये सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव लेयर जो है जहां पर इमेज बनती है, ये इनर कोटिंग है ह्यूमन आई की, जो कि एक स्क्रीन की तरह काम कर रही है जिसपे इमेज बनेगी। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव लेयर है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नर्व सेल्स होती हैं जिसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी मिल सकता है। इमेज रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड बनती है, सीधी इमेज जाके ब्रेन में बनती है। रेटिना में है आपको काफी सारी सेल्स मिलती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं। जनरली 2 तरह की मेन सेल होती हैं वहां पर, रोड सेल और कोन सेल।
रोड सेल जो होती है रेटिना के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, या मैं आपको बोलूं ब्राइटनेस ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कम काम करती है डिम लाइट में, मतलब लाइट बहुत कम है और हम फिर भी अच्छे से देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रोड सेल। अगर हमारे आईज में रोड सेल कम है तो हम इजिली चीजों को नहीं देख पाते, तो हमें बहुत ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कोन सेल की बात करें तो इनका शेप कोन जैसा होता है, इसलिए इनको कोन सेल्स कहा जाता है। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आपसे मैं बोलूं ब्राइट लाइट में आप डिफरेंट कलर्स देख पा रहे हो, देखो क्योंकि डार्क यानी डिम लाइट में या रात के टाइम पे तो आपको पता है जनरली ब्लैक सी चीजें दिखती हैं आपको, ग्रे वाइट आपको चीजें दिखती हैं। बट अगर मैं ब्राइट लाइट की बात करूं, आप डिफरेंट कलर्स देख पा रहे हो, तो डिफरेंट कलर है बिकॉज ऑफ कोन सेल। अगर किसी में कोन सेल की कमी है, इट मीन वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, उसको डिफरेंट कलर्स नहीं पता लगेंगे। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर रेटिना के ऊपर सेल्स के साथ साथ दो मेजर पॉइंट्स होते हैं। देखें बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर पीछे की तरफ एक पॉइंट होता है जहां पर रेज सबसे ज्यादा फोकस होती हैं। यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, यहाँ एकदम इमेज क्लियर बनती है। इस चीज को बोलते हैं येलो स्पॉट। वहीं पर जहां पर ये ऑप्टिकल नर्व्स मिल रही हैं, ये थोड़ा नीचे पॉइंट, यहाँ पर जो है ऑप्टिकल नर्व्स जब मिलती हैं तो इस जगह पे सेंसिटिविटी काफी कम होती है, या बोलो तो लाइट यहाँ सेंसिटिव, लाइट यहाँ अगर पहुंच भी जाए तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं बन पाती। ये इन सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, तो इस पार्ट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। समटाइम आपने देखा होगा कि आप एकदम से किसी चीज को देखने की कोशिश करते हो, वो दिखती नहीं है, इट मीन शायद इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही है। कुछ जनरल फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो चिक्स होते हैं वो आपको पता होगा सुबह देरी से उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि वो डिम लाइट में नहीं देख सकते। उनके अंदर आपको मैं बोलूं रोड सेल्स काफी कम है। अगर रोड सेल कम है तो भाई इसका मतलब क्या है कि जब अंधेरे वाला टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग या जो सनसेट के बाद वाला टाइम, वो उसमें उनकी विजिबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो जल्दी सोने चले जाते हैं। अगर हम बीज की बात करें, उनका अलग रीजन है। देखो अगर ह्यूमन आई की बात करें, ह्यूमन आई विजिबल रेज का यूज करते हैं हम। विजिबल रीजन विब और 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का रेंज है हमारा, लेकिन वही बीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीजन उनका जो रेटिना है, उसकी जो कोन सेल्स है वो यूवी के लिए सेंसिटिव है। अगर ह्यूमन आई की बात करें तो हमारी जो कोन सेल्स है या हमारा जो रेटिना है वो सिर्फ विजिबल लाइट को सेंस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे आईज की अगर बात करें, रेटिना में ऑलमोस्ट 100 मिलियन रोड सेल्स होती हैं और 10 मिलियन कोल सेल्स होती है, ऑन एन एवरेज बात है ये। हाँ, कुछ एनिमल्स में आपने देखा होगा दो साइड्स में आईज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड, जिससे वो पूरा इजीली 360 देख सकते हैं। ठीक है, एक फ्रंट की तरफ होती है और एक थोड़ा बैक की तरफ होती है, ताकि उनको 360 डिग्री व्यू मिल सके। जैसे डीर जो होता है, आपने देखा होगा, जो प्रे एनिमल्स होते हैं जनरली, जो शिकार बन जाते हैं किसी बड़े एनिमल का, जैसे लॉयन का या टाइगर का, तो उनकी आईज स्पेशली डिजाइंड होती है ताकि उनको 360 व्यू मिले और वो अपने प्रेडेटर से बच सके। ठीक है, उनका फील्ड ऑफ व्यू जो है उनको इंक्रीज करने के लिए चीज होती है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिकल नर्व्स एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है रेटिना की जो सारी नर्व सेल्स हैं वो सब मिलकर एक नर्व्स की बंडल की फॉर्म में आई से बाहर निकलती हैं। इसको हम जनरली ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिकल जिसको हम जनरली ऑप्टिकल नर्व का बंडल बोल देते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 70,000 नर्व जो है वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, जो ब्रेन या आईबॉल को कनेक्ट करती है। फंक्शन आपको पता है, जो भी रेटिना पे लाइट या ऑप्टिकल सिग्नल आया उसको ब्रेन तक पहुंचाना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन नेक्स्ट पार्ट है, दो लिक्विड्स भी होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। सो इनका क्या काम है, अगर हम बात करें तो हमें पता है आई के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो अब आई के भी तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जनरली ये एक्वस ह्यूमर, आगे वाली पार्ट की बात करूं तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना आई को। एक्वस ह्यूमर ऑल्सो ड्रेन आउट एनी एक्सेस मटेरियल वेस्ट फ्रॉम आई। अगर आई में कुछ एक्स्ट्रा, इस पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड या कहीं से कुछ आ जाता है तो उसको भी बाहर निकालना वेस्ट को, इसका ही यूज है। वहीं दूसरी तरफ पीछे वाले पार्ट में आपने देखा होगा लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड बोल देते हैं। ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट या कलरलेस होता है, जेली लाइक होता है। इसका काम क्या है, एक तो भाई ये हमारे आई बॉल के अंदर का प्रेशर मेंटेन करता है, अगर अंदर कुछ नहीं होगा तो कोलैप्सिंग के चांस हो गए, तो ये शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है। प्लस इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हेल्प करता है कि सारी की सारी जो रेज लेंस के बाद है वो रेटिना पे फोकस हो सके। ठीक है, तो इसका काम आपको पता है, रेटिना को भी होल्ड करना है, आई बॉल को होल्ड करना है, ताकि उसका प्रॉपर शेप बना रहे। तो इसके मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था अभी, अगर जो प्रे एनिमल्स हैं उनकी जो आईज हैं
वो एक आगे की तरफ और एक थोड़ी पीछे होती है ताकि 360 डिग्री व्यू मिले। लेकिन अगर हम ह्यूमन आई की बात करें भाई, हमारे 2 आईज है, 2 ही क्यों है, 1 आई होने से क्या होगा, देखो अगर एक इंसान के ओनली एक आंख होगी तो वो सिर्फ 150 डिग्री एंगल तक देख सकता है, वहीं 2 आईज मिलने से उसका जो व्यू है वो 180 डिग्री तक हो जाता है, यानी 30 डिग्री एक्स्ट्रा व्यू हो जाता है। वहीं जो 2 अगर आईज है तो स्टेरियोस्कोपिक विजन होता है, जिससे इट मीन उसको डेप्थ का प्रिसीजन भी मिल जाता है, या कुल मिला के अगर आपको बोलूं तो 3D फील कर पाता है, 3D चीजें देख पाता है बिकॉज ऑफ 2 आईज। अगर 2 आईज हैं तो वो डिस्टेंस को भी इजीली जज कर सकता है, कौन कितनी दूर है कितनी पास है। तो ये कुछ जो एडवांटेज हैं वो 2 आंखों के हैं। ओके, ह्यूमन आई का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब ह्यूमन आई से नेक्स्ट डिफेक्ट्स वाले टॉपिक पढ़ने हैं और पावर ऑफ अकोमोडेशन को समझना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। इनका मैं रीजन भी बताऊंगा इन टर्म्स का कि ये टर्म्स क्यों डिफाइन करी गई। पहला है नियर पॉइंट। देखिए अगर मैं एक ह्यूमन आई को रफली बनाऊं इस तरह से, अगर यहाँ पर मैं आई लेंस बनाता हूँ बेटा, ये ऑप्टिकल नर्व का बंडल है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पता है कि हम ह्यूमन आई का जो लेंस है उसको सिलेरी मसल्स एडजस्ट करती हैं, और तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पास का दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि अगर आपकी आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो हमारी आई उसको इजिली देख सकती है ना, विदाउट एनी स्ट्रेस। उस पॉइंट को ही नियर पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट हमारे आई के लेंस से 25 सेंटीमीटर आगे होता है। तो नियरेस्ट पॉइंट जहां पर हमारी आई क्लियरली देख सकती है उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। क्या 25 से कम हम नहीं देख सकते? अरे हम देख सकते हैं 25 से कम पे भी, लेकिन उस केस में थोड़ी देर बाद आईज में स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, आपको काफी ज्यादा सैलरी मसल्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल विजन हो जिसका, उसका नियर पॉइंट जो होता है वो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर होता है। ये इस पॉइंट का नाम है। और ये पॉइंट हमारी आई से कितना दूर है उस डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। जनरली डी से लिख देते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर जो वैल्यू है इसको ही बोलते हैं बच्चों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट क्यों बोला? क्योंकि कम से कम है, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन मींस विजन एकदम क्लियर है और विदाउट स्टेन है, हमें एकदम हर एक चीज क्लियरली दिख रही है, ब्लर नहीं दिख रही में। वहीं हम दूर भी कितना देख सकते हैं, तो आपको पता है कि अप टू इन्फिनिटी हम दूर देख सकते हैं। तो भाई ये सबसे दूर वाला जो पॉइंट है इसको हम जनरली फार पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल आई के लिए आपको पता है फार पॉइंट क्या होता है बच्चे? इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम अप टू इन्फिनिटी देख सकते हैं। तो अगर दोनों को कंक्लूड करें तो एक नॉर्मल पर्सन की ह्यूमन आई की जो रेंज होती है बच्चों वो कहाँ से कहाँ होती है? 25 सेंटीमीटर आंख से अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये ह्यूमन आई की रेंज होती है, ठीक है। ये नियर पॉइंट है हमारा, ये फार पॉइंट है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन, भाई ये भी इनडायरेक्टली हमने पढ़ लिया। आपको पता है सिलेरी मसल क्या करते हैं? ह्यूमन आई लेंस के शेप को चेंज करता है ताकि हम पास का भी देख सके दूर का भी देख सके। इसी एबिलिटी को क्या मैं यहां लिख देता हूं, द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ of eye lens to see near or far object by ciliary muscles is known as power of accommodation। फिर से बताऊं तो हमारी आई की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करना ताकि हम पास का या दूर का देख सकें, ये काम करता कौन है? सिलेरी मसल। इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है पास देखने के लिए यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंस को थिक बना देती हैं। वही दूर देखना है सिलेरी मसल रिलैक्स होंगी, लेंस को थिन बना देगी। अगर हम ह्यूमन आई की अगर ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पावर की बात करें कितना होता है, तो भाई देखो दूर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी देखने के लिए 0 पावर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हम इमेज जो है हमारी रेटिना पे बनानी है उस केस में। और अगर हम पास की बात करें तो आपको पता है एट डिस्टेंस अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर कम से कम जो है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो पावर निकालें एफ अगर 25 सेंटीमीटर है तो 100/25 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपकी जो पावर आती है वो 4 डायप्टर आती है। तो हमारा जो आई लेंस है आप ऐसे समझो 0 डायप्टर से लेके वो 4 डायप्टर तक अपनी पावर को एडजस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। यानी सिलेरी मसल सोचो इतना चेंज कर सकती है। नॉर्मली जो आप स्पेक्स पहनते हो उसके अंदर जो लेंस लगे होते हैं आई ग्लासेस में, जो लेंस लगे होते हैं उनकी पावर फिक्स होती है 1 डायोप्टर 1.5 इस तरह से अलग अलग नंबर। लेकिन हमारा जो आई लेंस है वो सिलेरी मसल की हेल्प से अपनी फोकल लेंथ अपनी जो पावर है 0 से 4 डायोप्टर तक चेंज कर सकता है, इतना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिक्रीज नहीं कर सकते भाई फोकल लेंथ ऑफ आई को एक लिमिट से कम,
परसिस्टेंस ऑफ विजन, वैसे ये टॉपिक हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको मिल सकती हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। तो आपको पता होगा हमारे ह्यूमन आई जो है वो कैमरा जैसा नहीं है जिसमें परमानेंट इमेज बनती है। हमारी आई के अंदर रेटिना पे इमेज रहती है 1 सेकंड के 1/1 सेकंड के 16 पार्ट तक, मीन्स 1/16 सेकंड तक हमारे रेटिना पे कोई भी इमेज रहेगी और इसके बाद वो अपने आप चली जाएगी। उसके बाद दूसरी इमेज आएगी, वो भी इतने टाइम के लिए रहेगी, फिर चली जाएगी। इसी शॉर्ट ड्यूरेशन को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। अगर सोचो इस टाइम से पहले कोई दूसरी इमेज आ जाए, वो पहले पे ओवरलैप हो जाएगी। तो अगर इसी तरह से मैं तुम्हें बोलूं भाई 1 सेकंड में तुम्हें मैं 20 इमेजेस दिखा दूं, तो सभी एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी, तो आपको ओवरलैपिंग दिखेगी। तो इसी तरह से मूवी थिएटर जो है वो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सिनेमा इसी इफेक्ट पे काम करता है, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में कभी भी अगर आप कोई वीडियो की बात करते हो तो वीडियो एक्चुअल में बहुत सारी पिक्चर्स को क्लिक करना ही होता है। ठीक है, जनरली अगर मैं आपसे बोलूं 1 सेकंड में कैमरा 30 पिक्चर्स क्लिक कर रहा है तो उसका फ्रेम 30 FPS होता है। और अगर आपको वो 1 सेकंड में 30 इमेजेस कंटिन्यूसली दिखाएंगे तो आपको वो लगेगा कि वो एक वीडियो चल रही है। फ्लिप बुक्स देखी होंगी बहुत सारी इंटरनेट पे या किसी के पास, उसमें क्या होता है कि हर पेज पे सेम ड्राइंग बनी होती है, बस उसमें माइनर चेंजेस कर लेते हैं। जब उस फ्लिप बुक को फ्लिप करते हैं तो आपने देखा होगा 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे पेजेस आप देखोगे, तो आपको एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा लगता है कि वो इमेजेस मूव कर रही हैं, आपको एक वीडियो का जो है सेंस मिलता है, आपको लगता है कि वीडियो चल रही है। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ऐसा होता है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे चैप्टर के। हमने ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन आई के वेरियस डिफेक्ट कौन से हैं, कौन से हमारे सिलेबस का पार्ट है, कौन सा नहीं है। कैटरैक्ट एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मायोपिया भी हमने डिस्कस करना है, हाइपरमेट्रोपिया भी डिस्कस करना है, प्रेसबायोपिया भी है, एस्टिग्मेटिज्म नहीं है और कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन मैंने दोनों स्लाइड वैसे ही हल्की फुल्की ऐड कर ली आपकी नॉलेज के लिए। तो चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो जनरली होता क्या है बच्चों, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ह्यूमन आई का जो लेंस है, ह्यूमन आई का जो लेंस है या फिर जो कोर्निया है वो क्लाउडी हो जाता है, हेजी हो जाता है, या वो व्हाइट कलर का हो जाता है। अगर ऐसा है तो आपको पता है लाइट प्रॉपर अंदर नहीं जा पाएगी और हमारा जो विजन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ना दिखे, और क्या पता कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि लाइट बिल्कुल ही अंदर एंटर ना करे और कंप्लीटली विजन लॉस हो जाए, तो इस सिचुएशन को कैटरैक्ट बोलते हैं। और इसका होने का रीजन क्या है, कोज क्या है, तो जनरली इसका जो कोज है वो एजिंग है। ओल्ड एज में ये जनरली इफेक्ट दिखता है और ऑलमोस्ट 55 एज के बाद रिस्क ज्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कम एज में भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये हाई एज वालों के अंदर ही होता है। फैमिली हिस्ट्री भी एक रीजन हो सकता है कि मान लीजिए जेनेटिकली किसी के अंदर प्रॉब्लम है और कंटिन्यूसली चलती आ रही है, डायबिटीज की वजह से, या आई को कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, या आप स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आई ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कैटरैक्ट होने का। वहीं इसको करेक्ट कैसे करें, इसका करेक्शन क्या है, तो जनरली कैटरैक्ट जो है वो सर्जरी से ही सही होता है, जिसमें क्या होता है या तो उस क्लाउडेड लेंस को रिमूव करके उसकी जगह आर्टिफिशियल एक लेंस लगा दिया जाता है, और कुछ केसेस में आप देख सकते हो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस को इंट्राओकुलर लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अलग से आर्टिफिशियली हम लगाते हैं आई के अंदर, उसको सेम जगह पे रखते हैं जहां नेचुरल लेंस होता है। ठीक है, ये परमानेंट पार्ट बन जाता है हमारी आई का। अब आता है दूसरा इफेक्ट डिफेक्ट जिसको बोलते हैं मायोपिया, जिसका नाम नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस है। देखें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इनको डिटेल में आपने समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। अब यहां से याद कर लीजिए नियर और शॉर्ट वर्ड है तो भाई ये चीजें हमें सही दिखेंगी। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को पास वाली चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट तो एकदम अच्छे से दिखते हैं, लेकिन उसको दूर की चीजें सही नहीं दिखती, दूर की चीजें उसको ब्लरी दिखती है, या जो फार पॉइंट किसी नॉर्मल पर्सन का इन्फिनिटी होता है इनका थोड़ा पास में आ जाता है। इस केस में इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है, रेटिना पे नहीं बनती। जैसे अभी मैं दो डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखो, ये पहला डायग्राम देखो, ये फार पॉइंट मायोपिक आई का है, मायोपिक आई का फार पॉइंट, जनरली फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। डायग्राम में देखिए तो पैरेलल रेज आनी चाहिए आई के अंदर, फार पॉइंट से तो पैरेलल रेज आती हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, यानी फार पॉइंट थोड़ा पास आ गया, तो ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है। और वहीं मायोपिक आई में हो क्या रहा है, जब रेज पैरेलल आती हैं बच्चों, एक्चुअल में जो रेज आती हैं पैरेलल में, अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है तो इसमें रेज रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है यहाँ पर।
अगर रेटिना पे फोकस होती तो इमेज क्लियर दिखती, अब रेटिना से पहले फोकस हो रही है, इसलिए हम उस इमेज को प्रॉपर नहीं देख पाते, वो हमें ब्लरी दिखती है। तो ये जो दोनों डायग्राम है, इसमें जो पहला डायग्राम है ये मायोपिक आई को फार पॉइंट कैसे दिखता है उसका है, और मायोपिक आई को अगर इन्फिनिटी से रेज अगर आ जाए तो उसका होता क्या है। तो उस केस में इमेज आगे बन जाती है रेटिना के, उसको ब्लर दिखती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मायोपिक आई होती क्यों है, क्यों किसी पर्सन को मायोपिया होता है, ये डिफेक्ट होता है, तो उसके कुछ रीजन है। रीजन नंबर 1, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ इन कॉजेज को और करेक्शन को अच्छे से समझना है। इवन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला, थिकनेस ऑफ आई लेंस या डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। हो सकता है किसी रीजन की वजह से हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो गया है, जिससे उसकी फोकल लेंथ कम हो गई है। तो जो इमेज पहले रेटिना पे बननी चाहिए थी अब वो पहले बन गई, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी उसकी। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि क्या पता किसी वजह से जो आई बॉल का साइज बढ़ गया, पहले नॉर्मल साइज था, रेटिना पे इमेज बन रही थी, अब साइज बढ़ गया, अब रेटिना थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया, ओवरऑल रेज आगे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं किसके, मायोपिया होने के। अब आता है भी, चलो ठीक है मायोपिया हो गया, अब उसको करेक्ट कैसे करें। करेक्ट करना क्या है भाई, जो रेज यहां पर फोकस हो रही है उसको थोड़ा पीछे फोकस करना है, यानी रेज पहले ही फोकस होगी, इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दो ताकि ये दूर यानी पीछे जाके मिले। अब डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, लेंस यूज होता है कॉनकेव लेंस। तो जिसको मायोपिया है उसको करेक्शन के लिए बच्चों एक सुटेबल फोकल लेंथ या पावर का कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का है। जैसे ही ये कॉनकेव लेंस लगाएंगे ये पहले रेज को क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज कर देगा और फोकस पे उन रेज को मिला देगा। तो ये जो डायग्राम है बच्चों ये करेक्टेड यानी जिसका मायोपिया करेक्ट हो गया है उसके लिए डायग्राम है। तो ये आपने डायग्राम याद रखने हैं, एग्जाम में बनाने भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भाई ये जो लेंस लगाया आपको क्या पता कितनी फोकल लेंथ का लगाना है ना, वो डिपेंड करता है भाई तुम्हें कहां तक दिखाई देता है। अब जनरली होता क्या है, जिसको मायोपिया है उसका 25 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है वो एकदम ओके है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो इन्फिनिटी तक दिखना था वो गड़बड़ हो जाती है, नोट ओके वो सही नहीं होता। तो यानी जिसको मायोपिया है उसका इन्फिनिटी किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाता है, कोई न्यू डिस्टेंस आ जाता है। तो जनरली आपको ये न्यू डिस्टेंस ही गिवन होगा, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि करेक्टिव लेंस की पावर कितनी है। चलिए उसको समझते हैं मैथमेटिकली। लेट अस से किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसको x डिस्टेंस पे अब फार पॉइंट उसका शिफ्ट हो गया, जनरली फार पॉइंट जो इन्फिनिटी का है उसका x डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब सोचो जरा भी जो चीज इन्फिनिटी पे है लेकिन उस बंदे को इन्फिनिटी पे नहीं, वो उसको x पे दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को एज अ u कंसीडर करेंगे और x को एज अ v कंसीडर करेंगे। दोनों को ही नेगेटिव लेना है क्योंकि ये फ्रंट में होता है हमारी आई के, और हम यहाँ से f कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं बच्चों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/v, v की वैल्यू आपको पता है माइनस ऑफ x है, माइनस 1/f, f की वैल्यू सॉरी 1/u, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। समथिंग बाय इन्फिनिटी बच्चों जीरो होता है, ये पूरा फैक्टर जीरो आया, तो आपका 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/x, आपका f आया माइनस ऑफ x के इक्वल। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखो लास्ट में आपको एक तो नेगेटिव साइन मिल रहा है, नेगेटिव साइन मिलने का मतलब क्या है कि हमारा जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। एक चीज तो क्लियर हुई, यानी डाइवर्जिंग नेचर का है। दूसरा पता लगा भाई आपने कितना फोकल लेंथ उस लेंस का है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा नया फार पॉइंट क्या है। नया लेट अस से एक पर्सन का फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, तो भाई सिंपल उसकी फोकल लेंथ भी जो उसको लेंस लगाना है इसकी उसको 100 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और अगर आपको पावर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओ, माइनस का 1/x, ये पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, फार पॉइंट एक मायोपिक पर्सन का 80 सेंटीमीटर है, तो यानी ये क्या दे दिया, ये उसका फार पॉइंट दे दिया बच्चों, जिसको हम बोल देते हैं v। आपको क्वेश्चन में v गिवन है माइनस का 80 सेंटीमीटर। अच्छा फिर क्या बोला, फोकल लेंथ बताओ उस लेंस की जो उसको लगाना पड़ेगा इसने अपने इस डिफेक्ट को सही करने के लिए। अब बोलोगे क्वेश्चन में तो सिर्फ v दे रखा है, भाई फार पॉइंट आपका बोल रखा है तो इसका मतलब u को तुम्हें माइनस का इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 80 माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। तो ये पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा बच्चों, तो आपका फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, माइनस का 80। तो आपको जो लेंस लगाना है वो कॉनकेव लगाना है जिसकी फोकल लेंथ माइनस 80 होनी चाहिए। और अगर पावर निकालना है तो बच्चों 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो ये आपको लिखा माइनस का है बच्चों,
माइनस का 5/4 यानी माइनस का 1.25 डायोप्टर। तो यानी इस बंदे को जो लेंस लगाना है उसकी पावर 1.25 होनी चाहिए और वो कॉनकेव है इसलिए माइनस आ गया। चलिए क्वेश्चन और देखिए, द अबव पर्सन जिसकी अभी बात की थी प्रेफर टू रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स व्हाइल रीडिंग अ बुक। भाई ये किताब पढ़ते टाइम ये क्यों उतारा है चश्मा? सोचो यार, अगर मुझे एक बुक पढ़नी है वो पास पे है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट तो इसको सही दिखता है, भाई मायोपिया वाले को फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, ठीक है, इसलिए इसको अपने स्पेक्स को उतारना पड़ेगा या उसकी जरूरत नहीं है लगाने की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट जो कि है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कि फार या लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। फार या लॉन्ग इसको दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा? पास का नहीं दिखेगा। तो बोल सकते हैं कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखते हैं, प्रॉपर्ली दिखते हैं, बट वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, उस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ऐसे केसेस में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे की तरफ बनती है। रीजन क्या है अभी हम बात करते हैं। तो इसका रीजन नंबर 1 हो सकता है, देखो अगर आपने मायोपिया बढ़ा तो उल्टे रीजन है बिल्कुल, उसमें हमने लिखा था थिकनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ रीजन क्या है? शायद हमारी जो लेंस है आई का वो थिन हो गया है या उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, वो रेटिना पे प्रॉपर फोकस ना करके उसके पीछे फोकस कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ इतनी होनी चाहिए रेटिना तक के डिस्टेंस, वो बढ़ गई है। दूसरा हो सकता है क्या पता आई बॉल ही छोटी हो गई हो, पहले रेटिना पे प्रॉपर बन रहा था, अब आई बॉल छोटा हो गया तो भाई रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, अब वो पीछे बन रही है कहीं पर, तो रेटिना पे तो इमेज ब्लर दिखेगी आपको। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं। अब बात आती है डायग्राम की। देखो सबसे पहले समझना, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको नॉर्मल बंदे की रेंज क्या होती है? 25 से लेके इन्फिनिटी सेंटीमीटर तक। इन्फिनिटी सेंटीमीटर लिखो या मीटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला इसका गड़बड़ होता है, ये इस बंदे का ओके नहीं होगा, लेकिन ये वाला इसका एकदम ठीक होगा, ओके होगा। तो इसलिए हम नियर पॉइंट की ही बात करेंगे इसमें। इसमें होता क्या, देखो बच्चों, ये नियर पॉइंट से जनरली रेज जो है वो रेटिना पे मिलती है, लेकिन इस बंदे में क्या होता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है या हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो जैसी रेज आती है वो रेटिना के पीछे मिल रही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर पहले कन्वर्ज करना है। भाई हमें अगर करेक्शन करना है तो एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो जल्दी कन्वर्ज करे। तो जल्दी कन्वर्ज कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, एक सुटेबल फोकल लेंथ का या पावर का। तो ये लेंस करता क्या है, ये जो नियर पॉइंट जो से रेज आती है उनको थोड़ा कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज करते ही उसको क्या बना देता है, रेटिना पे मिला देता है। तो इस तरह से ये लेंस काम करता है। अब इसमें भी हमें अगर आपको न्यूमेरिकल बोल दे भाई एक बंदे को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं, आपको डायरेक्ट नाम ना देके बोल दे भाई एक बच्चा है वो बैठा है क्लासरूम में सबसे लास्ट बेंच पे, वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है उसको दिख नहीं रहा, तो यार ब्लैक बोर्ड तो थोड़ा दूर है, यानी उसको मायोपिया है। और अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में भी एक बंदा है उसको बुक को पढ़ना है, तो यार बुक तो पास में है, तो पास वाला नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो कुछ खुद का दिमाग लगा लेना आपने, ठीक है। चलिए मैथमेटिकल सोल्व करते हैं। अब होगा क्या, इस बंदे का जो है नियर पॉइंट में गड़बड़ है, यानी जो 25 सेंटीमीटर पे चीज थी उसको वो कुछ नए डिस्टेंस पे दिखेगी, लेटर से वो नया डिस्टेंस x है। तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर को u ले लेना है, तो इसको आपने माइनस का 25 रखना है और v को आपने माइनस का x रखना है, और आप f को कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपने यही लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब जब चेक करोगे आपके पास f पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। A person cannot see distinctly any object beyond 40 सेंटीमीटर। भाई एक आई है, वैसे 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 40 सेंटीमीटर से पीछे वाला नहीं देख सकता, अरे दूर का नहीं देख सकता, यानी इसको मायोपिया है, यानी ये क्वेश्चन आपका मायोपिया का है, हाइपरमेट्रोपिया का नहीं है, ठीक है, ये मायोपिया का क्वेश्चन है। तो मायोपिया में आपको पता है क्या करना है भाई, यू को लेना है माइनस का इन्फिनिटी, और वी को जो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का 40, तो एफ यहाँ से निकाल लेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये सोल्व कर रखा है, हो जाएगा। लेकिन हमें तो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन करना है, चलिए हाइपरमेट्रोपिया का करते हैं। देखिए एक पॉइंट आपको पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो न्यूमेरिकल। देखिए मायोपिया जो डिफेक्ट होता है ना, मायोपिया, तो जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन आई का हमारा आई लेंस का पार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन आई का, तो आपको पता है एक पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और दूसरा पॉइंट होता है आपको इन्फिनिटी, ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन का। जिसको मायोपिया होता है उसको होता क्या, मायोपिया को पास वाला एकदम सही दिखता है, लेकिन ये जो इन्फिनिटी है ना बेटा, ये थोड़ा पास में शिफ्ट हो जाता है कहीं नजदीक, तो वो लेटेस्ट डिस्टेंस एक्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम लेते हैं इसलिए यू, और इसको लेते हैं हम वी, ठीक है। ये काम होता है किसमें, मायोपिया में। लेकिन ये इसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट एकदम ओके रहता है, कोई चेंज नहीं रहता। अब वहीं अगर मैं आपको कहानी बताऊं हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है,
तो मान लीजिए ये आई लेंस है इस तरह से, ठीक है, ये वही पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वाला, और ये मान लीजिए वही पॉइंट नॉर्मल पर्सन का जो इन्फिनिटी वाला होता है वो। अब जिस बंदे को हाइपरमेट्रोपिया है उसको क्या होता है बच्चे, 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट थोड़ा बाहर शिफ्ट हो जाता है नई डिस्टेंस पे, लेटर से एक्स पे, तो यानी अब उसकी जो रेंज है वो एक्स से इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है, ये रेंज, ये वाला उसका एकदम ओके रहता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती ये। तो अगर मैं एक चीज और लिखूं आपके लिए यहाँ, तो मायोपिया जिसको है उसकी रेंज जो है वो 25 सेंटीमीटर से जो नया डिस्टेंस है एक्स वहां तक होती है, ये होती है इसकी न्यू रेंज। और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसकी जो रेंज है वो हो जाती है एक्स से लेके कहां तक, इन्फिनिटी से, तो ये हो जाती है इसकी न्यू रेंज। यानी जिसको मायोपिया है उसका जो फार पॉइंट है थोड़ा पास आ जाता है, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसका नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इसको u ले लेना है और इसको ले लेना है v, हाँ लेने दोनों नेगेटिव ही हैं, यह ध्यान रखना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये डेटा यूज होगा, ये डेटा न्यूमेरिकल में यूज होगा, और यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू दोनों ही केसेस में गिवन होगी। आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन कर लो। तो चलिए क्वेश्चन करवा देता हूं, तो मैं थोड़ा सिंपल सा हाइपरमेट्रोपिया पे बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूं। सो लेटर से तुमसे कहा अ पर्सन, तो क्वेश्चन में बोला एक आदमी को हाइपरमेट्रोपिया है, उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे चला गया जो जनरली 25 पे होता है। पावर बताओ जो उस लेंस को लगाना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। तो पहले हमें वो लेंस भी बताना पड़ेगा, और वैसे भी आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया तो कन्वेक्स ही आएगा, प्लस का ही आएगा। फिर भी अगर इसको करते हैं सोल्व, सो u इज गिवन टू u इज गिवन एज -25। कैसे पता लगा -25 है, क्योंकि ये है नियर पॉइंट। और v की बात करें तो v हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो नया डिस्टेंस होता है -50 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, और पावर भी इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू आपको पता है माइनस का 50 है, -1/-25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/- का 50 प्लस 1/25। चाहो तो प्लस वाले को मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, 1/25 माइनस 1/50। एलसीएम ले इन दोनों का, एलसीएम आएगा आपका 50, तो ये आ जाएगा 2 - 1, सो वी विल गेट 1/50। तो फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी 50 क्या सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ मेरे पास आ चुकी है, देखो प्लस की भी है, इट मीन कॉन्वेक्स है, कंफर्म हो रहा है। पावर निकालना है, देखो फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में हो तो पावर लगाते हैं 100 फोकल लेंथ, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो 100 डिवाइड बाय 50, इट मीन वी विल गेट प्लस ऑफ 2 डायोप्टर। यानी इस पर्सन को जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो लेंस लगाना है वो +2 डायोप्टर का लगाना पड़ेगा। इट मीन उसका जो नेचर है लेंस का वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका नेचर है, या आप इसको कन्वर्जिंग लेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये वाला भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, मींस मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये 3 डिटेल में है। सो प्रेस बायोपिया मैं आपको बताना चाहूं तो ये हाइपरमेट्रोपिया का ही एक टाइप है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन को नजदीक की चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। अगर मैं बोलूं कि भाई हाइपरमेट्रोपिया किसी इंसान को हो गया है, लेकिन वो हुआ है ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया को ही प्रेस बायोपिया बोलते हैं। अब फिर डिफरेंस क्या हुआ सर हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया में, तो डिफरेंस है इसका कोज। एक्चुअल में होने का जो रीजन है वो है एजिंग। अब एज बढ़ने से होता क्या है, जो सिलेरी मसल्स हैं जिसने लेंस को होल्ड कर रखा है, या तो वो सिलेरी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, या जो आई लेंस है जो फ्लेक्सिबल था, जिसका शेप चेंज हो सकता था, अब वो आई लेंस है उसका शेप चेंज नहीं हो पा रहा। तो ये जो 2 रीजन है, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल बोलो, या जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस है वो डिक्रीज हो गई है एज के साथ, बिकॉज ऑफ एजिंग, इसी को प्रेस बायोपिया बोल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से पर्सन जो है वो फोकस नहीं कर पाता क्लोज ऑब्जेक्ट को। हाँ, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है प्रेस बायोपिया में उसको दूर का भी नहीं दिखता, मायोपिया भी एडअप हो जाता है। तो अगर उसको मायोपिया भी हो गया तो उस केस में जो करेक्टिव लेंस लगाते हैं वो दोनों ही लगाते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का मिक्सचर होता है। तो करेक्शन देखें, दिस इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया है तो भाई उसको कन्वेक्स से ठीक करते थे, तो प्रेस बायोपिया को भी कन्वेक्स से ही ठीक करेंगे। लेकिन समटाइम्स ध्यान रखना ये स्पेशल केस है, समटाइम्स पर्सन को दोनों डिफेक्ट साथ में हो जाते हैं, तब यानी उसको हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर दोनों हो गए हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस लगाते हैं।
अदरवाइज अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और किसी को सिंपल प्रेस बायोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना। लेकिन अगर उसको प्रेस बायोपिया में मायोपिया भी ऐड हो जाए या हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया भी ऐड हो जाए, तब जो करेक्टिव लेंस है उसमें बाईफोकल लेंस लगाना है। बाईफोकल लेंस वो होते हैं जिसमें दोनों ही होते हैं, कॉनकेव कन्वेक्स। जनरली लेंस के अंदर लोअर पार्ट में जो उसका लोअर पार्ट होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और जो उसका अपर पार्ट होता है उसमें कॉनकेव लगा होता है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से हम जनरली दूर की चीजें देखते हैं। ठीक है, ये मायोपिया वाला, मायोपिया के कनेक्ट करने के लिए कॉनकेव था, और नीचे वाला लोअर पार्ट जनरली पास वाली चीजों को देखने के लिए है, यानी इसका करेक्शन कॉन्वेक्स से होता है। अब देखो प्रेस बायोपिया का वही दे दिया कि भाई प्रेस बायोपिया एक एजिंग का प्रोसेस है जो जनरली सब में होता है, ये कोई डिजीज नहीं है, आप इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि एज के साथ साथ सिलेरी मसल्स की जो है वो वीकनेस बढ़ती जाएगी या सिलेरी मसल वीक होती जाएगी, या हमारा जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ देखो, आई कैन सफर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एज वेल एज एस्टिग्मेटिज्म साइमल्टेनियसली। अभी एस्टिग्मेटिज्म हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है तीनों हो जाए, हो सकता है मायोपिया के साथ एस्टिग्मेटिज्म हो या फिर हाइपरमेट्रोपिया के साथ एस्टिग्मेटिज्म हो। एस्टिग्मेटिज्म भी जनरली पर्सन्स में मिल जाता है थोड़ा बहुत, आपको शायद याद हो कि आपको पता हो, अगर आपका स्पेक्स नहीं लगाने से सिर दर्द हो रहा है या आपको सिलेंड्रिकल लेंस है, आपको चीजें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिख रही हैं, तो समझ आना आपको एस्टिग्मेटिज्म है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्जैक्टली नहीं देख पाता, कुछ ऐसे समझो इस तरह से बार्स हैं, लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, लेकिन अगर वो उसको देखता है तो उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखती है, ये उसको एस्टिग्मेटिज्म है। जनरली होने का रीजन क्या है, जो आई लेंस है या जो कॉर्निया है उसका शेप सही नहीं है, इररेगुलरिटी है शेप में कॉर्निया के या हमारा जो लेंस है उसके अंदर। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है। करेक्शन करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज होते हैं, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। एक स्टेंजा है एनसीईआरटी का, तो मैंने ये थोड़ा ऐड किया ताकि आप इसको डिटेल में समझ पाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है रिलेटेड टू अ ब्लाइंड पर्सन। तो अबाउट 35 मिलियन पीपल जो है हमारे इस डेवलपिंग वर्ल्ड में ब्लाइंड है, बहुत ज्यादा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, और उनमें से ज्यादातर को क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और इन 35 में से 4.5 मिलियन तो वो हैं जिनका सिर्फ कॉर्नियर ब्लाइंडनेस है, मींस सिर्फ कॉर्निया अगर उसका ट्रांसप्लांट हो जाए, उनको नया कॉर्निया मिल जाए, कोई पर्सन अगर आईज डोनेट करता है उसका कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो वो इजिली ठीक हो सकते हैं। और सुनो, इस 4.5 में भी 60% तो बच्चे हैं जिनकी एज 12 से कम है। सोचो कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो देख नहीं पा रहे हो, वो ठीक भी हो सकते हैं। सो देखो, अगर हमारे पास ये गिफ्ट ऑफ विजन है, जब तक हमारे काम आ रहा है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर इंसान की जब डेथ हो जाती है उसके बाद आइज का कोई काम नहीं है, तो वो डोनेट कर सकता है, वो किसी और के काम आ सकता है। इवन अगर एक सिंगल पर्सन आइज डोनेट कर रहा है तो वो जो आई का पेयर है वो 2 फर्दर लोगों में काम आ सकता है। अब आई डोनर की बात करें तो वो किसी एज ग्रुप का हो सकता है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। बात करें वो स्पेक्स यूज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो आई डोनेट करता है। हो क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसी को मायोपिया है, उसने आई डोनेट की तो सामने वाले को मायोपिया हो जाएगा, लेकिन वो देख तो पाएगा, वो पहले तो बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, अब मायोपिया है तो करेक्टिव लेंस लगा के वो कुछ तो देख पाएगा। इसी तरह से अगर किसी को कैटरैक्ट है वो भी आई डोनेट कर सकता है, क्योंकि कैटरैक्ट भी ऑपरेट हो सकता है। तो ये सब पीपल जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इवन जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, ये वो डिजीज है जो कम्युनिकेबल नहीं है, तो ये सब लोग जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो भी आईज डोनेट कर सकते हैं। और आई को डोनेट करने वाला प्रोसेस ज्यादा नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं आई को निकालने में। हाँ ये है कि आप बोल सकते हो कि जब तक इंसान, मान लीजिए उसकी इंसान की डेथ हो जाती है, तो 4 to 6 आवर के बाद तक भी आईज इजिली रिमूव कर सकते हैं या डोनेट की जा सकती है। पर्सन जो इन्फेक्टेड है ऐसी डिजीज से, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो बाय ब्लड या स्प्रेड होती है, वो आइज डोनेट नहीं कर सकते। जैसे जिसको एड्स है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, एक्यूट लेक्यूमिया है, टेटनस है, कोलेरा है, तो ये जब जिनकी डिजीजेस जो ये बाय ब्लड जो है, ये या बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसमें 1-2 का नाम लिखा है, तो ये सब पर्सन डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये एक बहुत ही नोबल वर्क है जो हर पर्सन को करना चाहिए। जनरली आई डोनेट करना एक बहुत बड़ा काम है। अब कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखे हैं इस साल, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको दे रखा है, भाई रूपल नाम से कोई पर्सन है, उसको मायोपिया है। अच्छा मायोपिया है तो वेयर वुड द इमेज फॉर्म इन हर। अच्छा इमेज कहाँ बनती है, अब आपको पता है मायोपिया में रेटिना के आगे इमेज बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो मतलब इस पार्ट का आंसर आ गया इन फ्रंट ऑफ इमेज। चलिए चेक करते हैं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना देखो 1 नंबर पक्का हुआ।
फिर आपसे बोला नेम द टाइप ऑफ लेंस जो जनरली उसको मायोपिया को ठीक करने के लिए चाहिए, और आपको पता है भाई मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस और ब्रैकेट में इसके तुम डाइवर्जिंग लेंस लिख सकते हो सुटेबल फोकल लेंथ का। चलिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं, देखो कॉनकेव लेंस। फिर बोला रूपल अंडरवेंट कैटरेक्ट सर्जरी, भाई अब उसको हो गया कैटरेक्ट और सर्जरी करवा ली, एंड हर आई लेंस वाज रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ फिक्स है, मतलब एक प्लास्टिक का लेंस लगा दिया जो सिलेरी मसल उनको अब चेंज नहीं कर पाएगी। ओके, स्टेट वन लाइकली विजुअल डिसएडवांटेज क्या है रूपल की जो वो फेस करेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल आईसाइट वाले की। इस केस में होगा क्या भाई, फोकल लेंथ फिक्स हो गई, आई लेंस की फोकल लेंथ कम ज्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाएगी उसकी। यानी इस पर्सन को, रूपल को, जिसने कैटारेक्ट सर्जरी करवा के आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया प्लास्टिक वाला, अब उसकी आईज अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो लॉस हो जाएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन का। चेक करें, एक पर्सन वुड नॉट हैव द पावर ऑफ अकोमोडेशन। फर्स्ट पार्ट देखें, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ। अरे फोकल लेंथ को चेंज करना सिलेरी मसल्स का काम है। अब सिलेरी मसल्स ये देखिए, ये मसल्स आपकी आर लिख रखी है, हालांकि थोड़ा ऊपर तक होती है, आर पॉइंट है हमारा। फिर बोला जो रिफ्रैक्शन ज्यादातर करवाता है वो तो कॉर्निया करता है, कॉर्निया आपका क्यू नंबर दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा क्यू। इट कंट्रोल्स द लाइट, भाई लाइट को कंट्रोल प्यूपिल करता है, और प्यूपिल का साइज फर्दर आइरिस के पास होता है, तो ये रहा बेटा अपर्चर वाला पार्ट, ये प्यूपिल है, ये अपर्चर है, तो पी हो गया इसका आंसर। इट एक्ट एज अ स्क्रीन, वो तो भाई रेटिना होता है, ऐसे दिख रहा है, तो आर क्यू पी एस इसके आंसर है, चेक कर लेते हैं, आर क्यू पी एस। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था, एक कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चे आपका, सॉरी 3 का भी नहीं था, ये 3+2 5 मार्क का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। तो देखो भाई सैंपल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फाइनल में भी उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे यहीं तक, हमने चैप्टर 1 में ह्यूमन आई और उससे डिफेक्ट जो है उसको पढ़ लिया है। आई थिंक सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसकी, और आपको अगर इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है जिसपे मैंने ये लिखा है सब नोट्स टाइप, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको अदर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।